बीए पार्ट थर्ड ईयर की छात्राओं हेतु आज हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय, जिसमें उदय की पृष्ठभूमि, आधुनिक काल के उदय की पृष्ठभूमि, आधुनिकता की ओर प्रमुख कदम, घटनाएं, आधुनिक काल की समय सीमा, प्रारंभिक समय सीमा के संबंध में प्रचलित मत, आधुनिक काल का उपविभाजन और आधुनिक काल का नामकरण, ये आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में ना तो आपका कुछ लगता है ना मेरा कुछ लगता है। इससे होता यह है कि सामने वाले का या वीडियो प्रस्तुत करने वाले का मनोबल में इजाफ़ा होता है, मनोबल बढ़ जाता है। बस यही बात होती है इसमें। इसलिए छात्राएं वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। अब हम पहला जो बिंदु है हमारा, उदय की पृष्ठभूमि, आधुनिक काल का किस प्रकार से उद्भव और इसका विकास हुआ, उसको ध्यान से देखें। नंबर 1, इसको हम टू द पॉइंट इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। अब इसकी पृष्ठभूमि को हम देखते हैं। उदय होने में तत्कालीन परिवेश, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक वातावरण तत्कालीन समय में कैसा था? राजनीतिक जो वातावरण था, हमारा देश उस समय परतंत्र था। हमारे देश पे तत्कालीन समय में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण कर रहे थे। वो अंग्रेज़ों ने क्या है, हमारा जो संपूर्ण जो भारतवर्ष है उस पर उन्होंने क्या है, अपने शिकंजे में ले लिया और देश के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति के प्रयोग के माध्यम से क्या है, संपूर्ण देश पर शिकंजा कस लिया था। तो ये कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो अर्थतंत्र पे उन्होंने शिकंजा कस लिया था, यानी देश को राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक गुलाम भी बना लिया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भी है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। दोबारा सुन लीजिए, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो पूरे धन पर इन्होंने शिकंजा कस लिया था और धीरे धीरे क्या है, यहाँ की जो धन दौलत है, वैभव संपदा है, सोने चांदी है, हीरे जवाहरात है, सबको क्या है ले जाकर ब्रिटेन में जा रखा। अंग्रेजों से पहले इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
अब सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ के जो मंदिर है उसमें अकूत धन भरा पड़ा था। उसको धीरे धीरे क्या है, अंग्रेज बारी बारी से उस धन को ले गए थे, लूट लिया। तो लूटने का काम किया तो आर्थिक गुलाम बना दिए। धार्मिक स्थिति भी क्या है, अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों ने क्या है, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और हमारा जो धार्मिक ढांचा है उसको तहस नहस कर दिया। सामाजिक स्थिति भी क्या है, तत्कालीन समय में अच्छी नहीं थी। समाज तरह तरह के वर्गों में, संप्रदायों में विभाजित था। आम जनता पर अंग्रेज शासन का दुष्प्रभाव पड़ रहा था। सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर थी उसको भी क्या है, अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले पॉइंट में, यानी प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। तो तत्कालीन परिस्थितियां किस तरह क्या है बदलाव करती है, लाती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा, 1857 की क्रांति, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का जो विप्लव, विद्रोह या क्रांति, कुछ भी कह लो, बात एक ही। इस क्रांति ने क्या है, संपूर्ण देश के लोगों को एक सूत्र में, एक जगह, एक इकाई के रूप में लोगों को प्रोत्साहन किया और एक छत के नीचे आकर के लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए जनता क्या है, जागृत हो गई। चारों ओर चेतना फैल गई, समाज जागृत हो गया। तो आम जनता ने भी क्या है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। तो नई चेतना का विकास यहाँ से प्रारंभ होता है। 1857 से पहले क्या है, देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। ये पहली बार क्या है, राष्ट्रीयता की भावना पहली बार उभर करके आई थी 1857 से। नंबर 3, अंग्रेज सरकार के दमनात्मक रवैये के फलस्वरूप कवियों को यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि वे देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई बुराई से अवगत करावे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज सरकार के दमनात्मक लोगों की भावनाओं को अंग्रेजी सरकार ने कुचल दिया। उसके फलस्वरूप कवियों को यह आवश्यकता हुई, यह महसूस होने लगा कि अब क्या है, देश में जागृति, चेतना का संचार करना आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छा लिखा। अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पेधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। इस बात का हमें मलाल है कि हमारे सारे धन दौलत को अंग्रेज लूट करके ले गए। अब अगला बिंदु है आधुनिकता की और प्रमुख कदम एवं प्रमुख घटनाएं। अब कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिससे क्या है, आधुनिक चेतना का उदय और विकास हुआ। नंबर 1 लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना। ये तो आपको पता ही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब हुई थी। ये एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। खैर हम इस और नहीं जाएंगे, हमें तो क्या है, ये जो सामाजिक आंदोलन है। अब देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना, इसमें क्या है, समाज सुधार।
सामाजिक जागृति, सामाजिक चेतना का इस ब्रह्म समाज की स्थापना से क्या है, देश के अंदर एक सामाजिक क्रांति, सामाजिक चेतना, समाज में सुधार की भावना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। तो राजनीतिक चेतना के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। पहले ऐसे चिंतक है, थिंकर्स है, जिन्होंने क्या है, समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। दूसरा है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रनाडे, इनकी द्वारा क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तीसरा बिंदु है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, ये भी क्या है, प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। 1875 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आर्य समाज की। और इन्होंने एक नारा भी लगाया था, वेदों की ओर लौटो। कहने का तात्पर्य हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उसको पहचानो। अगला है चौथा राम कृष्ण मिशन की स्थापना। ये 1897 ईस्वी में हुई थी। रामकृष्ण मिशन स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और वो 1897। इसका भी आपको ध्यान होगा, जानकारी होगी, नॉलेज होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना से भी क्या है, समाज के अंदर, देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई थी। इसके उपरांत एनी बेसेंट का भारत आगमन, ये अंग्रेज लेडी थी। 1897 ईस्वी में एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ और थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। इसने भी क्या है, देश में चेतना जागृति के रूप में क्रांतिकारी कार्य किया। छठा बिंदु है 1857 की क्रांति का प्रभाव। 1857 की क्रांति को आप अच्छी तरह जानते हो। इससे क्या है, देश के अंदर चारों ओर चेतना, राजनीतिक जागृति, सामाजिक चेतना, लोगों में क्या है, देशभक्ति की भावना। इससे पहले देश के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यहाँ आकर के लोगों में एक चेतना, एकता जागृत हुई कि देश को किस प्रकार से स्वतंत्र करवाया जा सकता है। इसके लिए लोगों ने क्या है, बढ़ चढ़ करके इस क्रांति में देश का साथ दिया और एक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ इसके माध्यम से। सातवां बिंदु है कांग्रेस पार्टी की स्थापना। एओ हूं 1885 ईस्वी में क्या है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना इंडिया में हुई थी, भारत में हुई थी। इससे भी क्या है, देश के अंदर चेतना और जागृति आ गई थी। गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण। अब देखिए, गांधी जी ने क्या है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने प्रारंभ किया था, राजनीति में कदम रखा था और कई तरह के आंदोलन इन्होंने चलाए थे, लोगों को जागृत करने का, चेतना भरने का। जैसे सत्य, अहिंसा
और प्रेम के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने में इनका अहम योगदान है। कई आंदोलन भी चलाए इन्होंने, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के कई आंदोलन क्या है इन्होंने चलाए थे। इनसे क्या है लोगों में चेतना और जागृति आई और देश को स्वतंत्र कराने में क्या है गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए प्रयास, जनता ने भी क्या है कई प्रयास किए थे लोगों को क्या है जागृत करने के लिए। आम जनता ने भी क्या है कंधे से कंधा मिला करके और तत्कालीन नेताओं का साथ दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता, जब क्या है प्रेस स्वतंत्र हो जाएगी तो लोग क्या है अपने भावों और विचारों को सहज रूप से अभिव्यक्त करेंगे। इससे भी क्या है स्वतंत्र प्रेस स्थापना से क्या है लोगों में चेतना जागृति का प्रचार प्रसार हुआ। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना, अंग्रेजों ने क्या है लोगों को शिक्षित करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज खोले। इससे भी क्या है लोग बाग पढ़े, उनको शिक्षा मिली तो वो भला बुरा समझने लग गए कि देश के साथ में अंग्रेज किस प्रकार से गद्दारी कर रहे हैं, देश की धन को लूट रहे हैं, इनको क्या है जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। तो इससे भी क्या है लोगों में चेतना और जागृति आ गई। तो ये और औद्योगिकरण के माध्यम से भी तरह तरह के कल कारखाने स्थापित हुए, लोगों को रोजगार मिला और लोगों के पास में क्या है संसाधन उपलब्ध हुए। इससे क्या है लोगों में चेतना आ गई। संचार साधनों में वृद्धि और संचार के तरह तरह के साधन क्या है आगे। इससे क्या है लोगों में संपर्क बढ़ा, लोगों का आदान प्रदान हुआ और आपस में क्या है वो एकजुट होकर के देश को स्वतंत्र कराने के लिए एकजुट हो गए। अब अगला बिंदु है हमारा समय सीमा। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब निर्धारित की जा सकती है, इस पर क्या है विविध विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो नंबर 1 लेते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संमत 1900 से 1984 विक्रम तक, यानी सन 1843 ईस्वी से लेकर के 1927 ईस्वी तक का जो समय है, जो समय सीमा है, उसको उन्होंने आधुनिक काल के अंतर्गत माना है कि ये समय सीमा ठीक रहेगी, ये निर्धारित किया था। अगला विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 19वीं सदी के मध्य से अब तक, 19वीं सदी मध्य से अब तक। अब मध्य का तात्पर्य आपको पता है, यानी 19वीं सदी यानी 1850 ईस्वी से और 19 अब तक का जो समय है वो हम आधुनिक काल की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा मान सकते हैं। अब सार्वभौमिक मत देखते हैं। तो सार्वभौमिक मत इसकी जो निश्चित समय सीमा है वो हम ये मान सकते हैं 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है उसको हम आधुनिक काल की समय सीमा मान सकते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा प्रारंभिक समय सीमा के संबंध में प्रचलित मत। कौन कौन से मत प्रचलित है उनके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आधुनिक काल प्रारंभ करने से पहले क्या है उसकी संक्षिप्त
जो जानकारी है, जिसमें उदय की पृष्ठभूमि, नंबर 2 आधुनिकता की और प्रमुख कदम एवं घटनाएं, और नंबर 3 समय सीमा, और नंबर 4 पे हम चर्चा कर रहे हैं प्रारंभिक समय सीमा के संबंध में प्रचलित मत। नंबर 1 1850 ईस्वी से प्रारंभ, आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु का जन्म वर्ष, ये एक मत प्रचलित है। दूसरा 1857 ईस्वी से प्रारंभ, ये है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके समर्थक है डॉक्टर नगेंद्र। 1868 ईस्वी से प्रारंभ, यानी 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी की सर्वप्रथम जो साहित्यिक पत्रिका थी कवि वचन सुधा का ये प्रकाशन वर्ष है। इस मत के समर्थक रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, इस मत का समर्थन किया है। अब देखिए इस पीरियड में क्या है, एक संक्रांति काल भी आता है, यानी 1850 से और 1868 यानी 18 वर्ष का जो समय है, ये जो समय है इससे पहले 1843, ये 20-25 वर्ष का जो समय है, यानी 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का जो समय है, ये इसको हम संक्रांति काल मान सकते हैं। यानी कोई प्रवृत्ति या किसी काल के आगमन में 20-25 साल का समय तो आराम से लग जाता है। तो इस समय सीमा को, किसी प्रवृत्ति को उभरने में, उदय होने में, उत्पन्न होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, 20-25 साल का, तो इसको हम क्या है, संक्रांति काल मान सकते हैं। तो आधुनिक काल का यानी जो समय है वो हम 1857, 1850 या 1868 से मान सकते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है आधुनिक काल का उपविभाजन। आधुनिक कविता को समझने से पहले क्या है, उसका हम एक काल विभाजन और काल विभाजन में उपविभाजन करके उसको विविध सोपानों में, विविध चरणों में, विविध भागों में उसको बांट करके उसका हम व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। तो नंबर 1 भारतेंदु युग, इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और इसकी जो समय सीमा है वो 1900 यानी 1800 सम्मत 1900 से या फिर 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इस की समय सीमा हम मान सकते हैं भारतेंदु युग की, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। एक नई चेतना, एक नई क्रांति, एक नई जागृति का इस समय क्या है, उदय हुआ था, इसलिए इसे पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। दूसरा है द्वैत युग। द्वैत युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्वैत युग पड़ा। इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। जागरण तो था ही, साथ साथ में इसमें क्या है, हमारी जो भाषा है काव्य की, उसमें सुधार हुआ, परिष्कार हुआ, रिफॉर्म हुए। इसका समय, इसका टाइम ऑफ पीरियड हम समय अवधि 1900 ईस्वी से लेकर 1918-20 ईस्वी तक मान सकते हैं। फिर अगला है छायावाद, जिसको रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावादी
या प्रसाद पंत नराला युग भी कह सकते हैं। इसकी समय अवधि है 1920 या 18 से या 1918-20 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय है, टाइम ऑफ पीरियड है, इसको हम छायावाद या छायावादी युग कह सकते हैं, मान सकते हैं। तीसरा, चौथा प्रगतिवाद, इसको साम्यवादी युग, साम्यवादी युग। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष है, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जो दर्शन है, उसका प्रभाव प्रगतिवादी साहित्य पर पड़ा था और इसकी समय सीमा है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक ये समय रहा था। अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद अज्ञेय युग या तार सप्तक। 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने क्या है, तार सप्तक का संपादन किया था। तो यहाँ से क्या है, प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है या अज्ञेय युग का प्रारंभ होता है। तो इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है, समय सीमा है 1943 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक। 1953 में क्या है, दूसरा सप्तक निकला था। तब तक का समय क्या है, एक सप्तक से दूसरा सप्तक का के जो बीच का समय था, 10-11 साल की जो अवधि है, उसको हम प्रयोगवादी युग मान सकते हैं। अगला बिंदु है छठा, नवलेखन काल। इसे नई कविता युग भी कहते हैं। इसका समय 1953 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक का जो समय है, ये हम मान सकते हैं। सातवां है हिंदी नवगीत। इसको हम समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता भी कह सकते हैं। ये 1960 ईस्वी से और अब तक जो कविता लिखी है या लिखी जा रही है, उसको हिंदी नवगीत नाम से जान सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में आधुनिक काल का उपविभाजन हो गया। अब नोट, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार उपविभाजन इस प्रकार है। नंबर 1, नवजागरण काल या युग या नवजागरण युग 1857 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक। अब इसमें क्या किया डॉक्टर बच्चन सिंह ने, नवजागरण नाम दिया। कब से कब तक, यानी 1857, जिसमें इसने बच्चन सिंह जी ने भारतीय युग को ले लिया और द्विवेदी युग को भी समाहित कर लिया। किसमें, नवजागरण युग में। और दूसरा इन्होंने जो नामकरण किया है या उपविभाजन किया है, स्वच्छंदता युग। इसको इन्होंने 1920 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक, ये छायावाद है इसका दूसरा नाम। और फिर उत्तर स्वच्छंदता युग, ये 1938 ईस्वी से अब तक का जो समय है, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, हिंदी नवगीत, ये सब समाहित हो जाते हैं। अब अगला हमारा चर्चा का बिंदु है, अगला और अंतिम, आधुनिक काल का नामकरण। ये कोई ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है और ज़्यादा चर्चा का विषय भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने इसके कई नाम सुझाए हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गद्यकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है। लेकिन देखिए, हाँ, ये हम मान सकते हैं कि आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग से ये प्रारंभ होता है। इसमें क्या है, गद्य का विकास हो गया था, गद्य का उदय हो गया था। यहाँ से क्या है, पद्य के साथ में गद्य में भी क्या है, कृतियों का सृजन होने लग गया था। लेकिन संपूर्ण काल को हम गद्यकाल नाम से नहीं जान सकते हैं, तो ये नाम ज़्यादा सही नहीं हो सकता है आधुनिक काल के लिए। दूसरा नाम दिया है वर्तमान काल, ये मिस्र बंधुओं ने दिया है वर्तमान काल नाम।
तीसरा आधुनिक काल। ये नाम रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने आधुनिक जो समय है या आधुनिक कविता है या आधुनिक काल है उसको इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया है। अगला है चौथा साहित्य काल। ये नाम दिया है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया है ये नाम। पांचवा है नामकरण नवीन काल। ये बाबू गुलाब राय ने दिया है आधुनिक काल के संदर्भ में। छठा है नवीन विकास काल। ये नाम दिया है श्याम सुंदर दास ने। अब देखिए ये विविध नाम है, लेकिन सही नाम क्या हो सकता है, तो मैंने सभी विद्वानों के जो नामकरण हैं उन पर गहनता से विचार विमर्श किया है, लेकिन मेरी दृष्टि में या ये विद्वानों के अनुसार सार्वभौमिक मत यदि है तो वो आधुनिक काल ही है। यानी जो वर्तमान का समय है, यानी भारतीय युग से लेकर अब तक का जो टाइम ऑफ पीरियड है, ये समय अवधि है, काल है, उसको हम आधुनिक काल नाम से ही जान सकते हैं। जब तक इससे कोई बेहतर नाम प्रकाश में नहीं आता है तब तक इस काल के लिए आधुनिक काल नाम ही उचित है करना, ठीक है। धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।